मैन्युफैक्चरिंग की हम बात कर रहे हैं वो हम मेटालिक मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, मतलब जितने भी मेटल के प्रोडक्ट्स बनते हैं आपके, या ऐसे जो सॉलिड प्रोडक्ट्स बनते हैं जिनको आप अंडर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन बनाते हो, या फिर आप उनको ऐसी डायनामिक लोडिंग के लिए यूज कर सकते हो। मतलब जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं जो बहुत हैवी मेटालिक या हैवी सब्सटेंस से डील करते हैं, उनको हम एमपी में पढ़ते हैं, मैन्युफैक्चरिंग उनकी हम एमपी में स्टडी करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट्स। देखो भाई, मैन्युफैक्चरिंग की कुछ सिग्निफिकेंस है। हम मैन्युफैक्चरिंग क्यों करते हैं? सबसे पहले तो यही इस चैप्टर में, मतलब इस यूनिट में मेन क्वेश्चन बनता है कि सिग्निफिकेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, व्हाई डू वी डू मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल फिकेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो ये है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से हम किसी भी रॉ मटेरियल को एक फिनिश्ड यूजेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और किसी भी रॉ मटेरियल को हम एज इट इज यूज नहीं कर सकते इन मोस्ट ऑफ द केसेस। हम उसको किसी फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके अपने लिए यूजेबल बनाते हैं। सो इस प्रोसेस में मेजर 3 स्टेप्स हैं: डिजाइन करना प्रोडक्ट को, रॉ मटेरियल सेलेक्ट करना, और फिर सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग करना। सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग मतलब स्टेप 1 फिर स्टेप 2 फिर स्टेप 3। मतलब अगर तुम्हें खाना बनाना है तो तुम ये नहीं कर सकते कि पहले तुम मसाला डाल दो फिर सब्जी धो लो फिर तुम उसको, मतलब फिर गुड़ गोबर ही बनेगा, ठीक है। तो मतलब प्रोडक्ट हमें क्या चाहिए उसका सबसे पहले हम डिजाइन करते हैं, प्रोडक्ट को डिजाइन करना है, ठीक है। प्रोडक्ट डिजाइन करने के बाद मुझे उस प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल सेलेक्ट करना है, मुझे किस चीज का वो प्रोडक्ट बनाना है। मान लो प्लास्टिक का बना तो मुझे उसके लिए प्लास्टिक चाहिए, कौन सा ग्रेड प्लास्टिक, एबीएस प्लास्टिक, कोई सस्ता पन्नी का प्लास्टिक। तो मतलब पीईटी पॉलीथाइलिन टेरेफ्थलेट प्लास्टिक चाहिए, या पीवीसी चाहिए, पॉलीविनाइल क्लोराइड चाहिए। ये बहुत सारे टाइप टाइप के प्लास्टिक्स होते हैं। तो इन, या फिर मेटल चाहिए, एल्यूमिनियम चाहिए, कॉपर चाहिए, मेरे को आयरन चाहिए, स्टील चाहिए, ठीक है। ऐसे मटेरियल्स हैं। तो मेरे को सबसे पहले प्रोडक्ट का डिजाइन करना है, सिलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल करना है, और उसके बाद मतलब मैं कौन से प्रोसेस से उस प्रोडक्ट को बना रहा हूँ, तो उन प्रोसेस का जो सीक्वेंस है मुझे वो फॉलो करना है, मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा आसानी से। मूविंग अहेड, अब हम बात करेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग क्यों जरूरी है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इज द बैकबोन ऑफ एनी इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन। अगर आप आज की डेट में चाइना का एग्जांपल लो, तो 1950s में चाइना क्या था, चाइना की स्टेट इन 1950s अगर तुम गूगल करके भी देखोगे ना, तो वहां पे बद से बदतर हालत थी, और मतलब गरीबी तो इतनी थी कि इंडिया से भी, इंडिया तो बहुत अमीर था चाइना के सामने। बट अगर आज तुम, मतलब फॉर एग्जाम्पल तुम 2010 में चाइना को और इंडिया को कंपेयर कर लो, तो भाई 60 सालों में वो कहाँ पहुंच गया। तो उसने ऐसा क्या किया, चाइना ने इंडस्ट्री सेटअप की, और उससे इंडस्ट्रियलाइजेशन से उसने बहुत सारे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो डायरेक्टली हम लोग यूज कर सकते हैं वो बनाए। अब आपने कोरोना काल में भी देखा होगा कि जितने हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स थे, 98-99% इलेक्ट्रॉनिक्स जो हमने खरीदे हैं, हमने जितना बिजनेस किया उसका बहुत बड़ा शेयर हमने चाइना से किया है। ऑलमोस्ट 30% ट्रेड हमने चाइना से किया है इम्पोर्ट्स में। तो इंडस्ट्रियल, और इससे चाइना के बेनिफिट हो रहा है, उसकी इकोनॉमी ग्रो हो रही है। इकोनॉमी ग्रो हो रही है तो उसके पास जो पैसे आ रहे हैं वो अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स को, मतलब वहाँ के लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ गए, वहाँ बड़े बड़े स्काई स्क्रेपर्स बन गए, वहाँ फूड सिक्योरिटी हो गई, एनर्जी सिक्योरिटी हो गई, जॉब सिक्योरिटी हो गई, और वहां की भाई मिलिट्री इतनी अच्छी हो गई, अपने देश को प्रोटेक्ट कर सकती है। चाइना को आज कोई, मतलब चैलेंज नहीं कर सकता ऐसे, वो किसी को भी बुली करे, चाहे ताइवान को चाहे फिलीपींस को, बट उसको कोई ऐसे चैलेंज ओपनली नहीं कर सकता। उसको भले ही तुम पुश बैक कर सकते हो, बट चैलेंज करना अभी भी मुश्किल है। कमिंग बैक टू टॉपिक, तो किसी भी इसको अपनी भाषा में अंग्रेजी में लिख लेना भाई लोग, जिसकी भी अंग्रेजी अच्छी नहीं भी है, तो जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, मैंने कहा मेरे सर ने लिखा है, बहुत अच्छे टीचर है भाई, और उनके नोट से पढ़ के मैं 99 लाया हूं, तो तुम्हें भी 99 तो कम से कम लाना ही है। कमिंग बैक टू टॉपिक, मैन्युफैक्चरिंग इज द बैकबोन ऑफ एनी इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन। इट इज पार्ट ऑफ इकोनॉमी ऑफ एनी नेशन। इकोनॉमी अगर बिल्ड करनी है, ग्रो करनी है, तो मैन्युफैक्चरिंग करनी ही पड़ेगी। मोदी जी सारी इंडस्ट्रीज क्यों सेटअप कर रहे हैं? क्योंकि भाई उनको पता चल गया कि मैन्युफैक्चर अपने देश में करो, मेक इन इंडिया करो। हायर द लेवल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी इन अ कंट्री, हायर द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इट्स पीपल। ऑब्वियसली भाई तुम्हारे पास पैसा आएगा। अभी तुम क्यों पढ़ रहे हो? तुमको अच्छा जॉब चाहिए, अच्छी प्लेसमेंट चाहिए, अच्छी सैलरी चाहिए, अच्छा पैसा कमाना है। अच्छा पैसा कमा के तुम अपने लिए अच्छी अच्छी चीजें खरीद सकते हो। तो अगर तुम्हारे पास पैसा आता है तो तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑब्वियसली इंप्रूव होता है। किसी भी कंट्री में जितना हाई मैन्युफैक्चरिंग लेवल होगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगा, उतना अच्छा वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड होगा। और सेकंड पॉइंट इसमें ये जोड़ लो, इंपॉर्टेंट करके लिख लेना, कि वहाँ की इकोनॉमी ग्रो करेगी। इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ वहाँ पे सोशियो कल्चरल ग्रोथ भी होगी। मतलब वहाँ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड तो ऑब्वियसली इंप्रूव होगा, बट उसका उनका लाइफस्टाइल भी मॉडर्नाइज हो जाएगा। मॉडर्नाइज लाइफस्टाइल आपका, हाँ थोड़ा सा मतलब
एनर्जी डिमांडिंग और काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, बट उससे आपका बहुत अच्छी ग्रोथ हो सकती है। ठीक है। और इसके साथ साथ आपके कंट्री में पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज होगी, आपका जीडीपी इंक्रीज होगा, और आपकी एक एटम इकोनॉमी एस्टेब्लिश हो जाएगी। एटम इकोनॉमी से ये मतलब है कि आपकी कोई भी इंडस्ट्री है, मान लो, ठीक है, उस इंडस्ट्री का कोई प्रोडक्ट बन रहा है, उस प्रोडक्ट के बनने के बाद आपके पास कोई वेस्ट बच रहा है, गार्बेज, तो ये गार्बेज भी आपने दूसरी इंडस्ट्री लगा के उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज कर लिया, और उससे एक फिनिश प्रोडक्ट और तैयार कर लिया मार्केट में बेचने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम चाइना का एग्जाम्पल दोबारा लें, तो चाइना की जो हैवी ड्यूटी प्लास्टिक, यानी एबीएस प्लास्टिक वगैरह, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जो उससे काम करती हैं, उनके पास जो कचरा बच जाता है प्लास्टिक का, वो उसे भी फिल्टर करके प्लास्टिक की पन्नियां बना लेते हैं, प्लास्टिक के सस्ते खिलौने बना लेते हैं, जो आपकी इंडियन बाजारों में बहुत आसानी से बहुत सस्ते में बेच दिए जाते हैं कूड़े के भाव, क्योंकि वो कूड़ा ही होता है। ठीक है। तो इससे भी आपकी इकोनॉमी को फायदा होगा, और ऑब्वियसली अगर इकोनॉमिक बेनिफिट होगा तो वहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई हो जाएगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होगा तो वहाँ पे लोग हेल्दी होंगे, और उनका इनकम भी सिक्योर्ड होगा। ठीक है। और आप एक डेवलप्ड नेशन बन जाओगे। ये मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है डेवलप्ड नेशन बन जाना, डेवलपिंग से डेवलप्ड की स्टेट में पहुंच जाना। कमिंग टू आवर यूनिट बैक, अब हमने ये बात कर ली कि एमपी जरूरी क्यों है, मैन्युफैक्चरिंग जरूरी क्यों है। अब हम ये बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग हम करते किस किस चीज से हैं। तो हमने जितने भी हमारे पास मटेरियल्स हैं ना, उनको बेसिक 4-5 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर दिया है, सॉरी, क्लासिफाई कर दिया है फॉर द ईज ऑफ स्टडी एंड मैन्युफैक्चरिंग। ऑब्वियसली हमारे पास इस कैटेगरी में पहले हैं जी फेरस मिनरल, मतलब फेरस मटेरियल्स। एक होते हैं मेटल्स, एक है जी नॉन मेटल्स। ठीक है जी। प्लास्टिक, कंपोजिट मटेरियल और सिरेमिक्स नॉन मेटल्स के पार्ट है। फेरस एंड नॉन फेरस मटेरियल जो है वो मेटल्स के पार्ट है। ठीक है। फेरस मटेरियल्स वो होते हैं जो बहुत ही हार्ड होते हैं, दे आर हार्ड इन नेचर, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास अगर आयरन है तो उसका मेल्टिंग टेम्परेचर है अबव 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे तो वो लाल होना शुरू होता है, मतलब लाल तो हो जाता है, बट वो हल्का सॉफ्ट होएगा, मेल्ट होना शुरू होएगा, तो वो अराउंड 1200 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्ट होना शुरू होता है। वहीं पे नॉन फेरस मटेरियल्स जो होते हैं वो थोड़े कम हार्ड होते हैं, मतलब दे आर लेस हार्ड एंड दे हैव अ लो मेल्टिंग पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हैज 350 टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट। 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक एल्यूमिनियम मेल्ट हो जाता है, और यहाँ 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पे आयरन मेल्ट होना शुरू होता है। तो ये हो गए जी हमारे फेरस एंड नॉन फेरस मटेरियल्स। अगले आते हैं हमारे पास नॉन मेटल्स में, प्लास्टिक्स। ठीक है जी, मतलब नॉन मेटल्स नहीं, नॉन मेटालिक मटेरियल्स, जो कि मेटालिक प्रॉपर्टीज से अलग हैं। में हमारे पास आते हैं थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एंड इलास्टोमर्स। अप्लाइड केमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट है, कुछ लोगों के सेकंड सेमेस्टर में आएगा। अप्लाइड केमिस्ट्री में आप इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे, तो ये सब वहां पे पढ़ लीजिएगा, बट मैं आपको यूनिट 4 में और इसको एलैबोरेट करके पढ़ा दूंगा। अभी आगे चलते हैं कि कॉम्पोजिट मटेरियल्स होते हैं रीइंफोर्स प्लास्टिक्स एंड मेटल मैट्रिक्स, मतलब हमने ऐसे मटेरियल्स भी बनाए हैं जो कि कुछ मेटल्स, कुछ मेटालिक मटेरियल्स और कुछ नॉन मेटालिक मटेरियल्स को हमने एक साथ फ्यूज कर दिया है, ताकि दोनों की प्रॉपर्टीज एनहांस हो जाएं। जो मेटालिक मटेरियल्स हैं वो हार्ड होते हैं, जो नॉन मेटालिक मटेरियल्स होते हैं उनके पास नॉन कंडक्टिंग और शील्डिंग प्रॉपर्टीज ज्यादा अच्छी होती हैं। हमने दोनों को फ्यूज कर दिया, दोनों की अच्छी प्रॉपर्टीज हमारे पास आ गई। जो प्लास्टिक्स होते हैं वो लाइट वेट होते हैं, और मतलब फॉर एग्जांपल मिशन मंगल अगर मूवी किसी ने देखी है, आई होप सबने देख रखी है, तो उसमें आपको ये दिखाया गया था कि जो हमारी सैटेलाइट बनाई गई, प्लास्टिक और एल्यूमिनियम का कॉम्पोजिट फाइबर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक मटेरियल से बनाई गई थी। ठीक है। तो इस टाइप के मटेरियल्स भी हैं हमारे पास, और हम इनको डेवलप करते रहते हैं। ये R&D से, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट का स्कोप का सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर सेरामिक्स में हमारे पास आते हैं जी ग्लास एंड ग्रेफाइट। ग्लास सिलिकॉन से मिलता है हमें, और ग्रेफाइट कार्बन का एलॉय है। आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स पर। प्रॉपर्टीज मीन्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल, ईदर मैकेनिकल, फिजिकल और केमिकल, मतलब ऐसी डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी मटेरियल की जो उसे या तो स्पेशल बनाती हैं, उसके लिए एडवांटेजेस हैं या डिसएडवांटेजेस हैं, उन्हें भी हम स्टडी करेंगे। वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी हो सकती है, जैसे स्ट्रेस, स्ट्रेन, और उसकी टॉर्क वगैरह हैंडल करने की प्रॉपर्टीज, कितना स्ट्रेस या कितना स्ट्रेन ले सकता है, डायनामिक लोडिंग कितनी ले सकता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज हम जानते हैं,
द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल डिटरमाइन वेदर दे कैन बी कास्ट फाउंड मशीन वेल्डेड एंड हीट ट्रीटेड। देखो, अगर कोई मटेरियल बहुत ही लो टेम्परेचर पे मेल्ट हो रहा था तो हम उसकी कास्टिंग कर सकते हैं, बट अगर लो टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं हो रहा है तो हमें उसे फॉर्म करना पड़ेगा। मतलब हम उसे हीट करके हैमर से बीट करेंगे या किसी मैकेनिकल प्रेस से हम उसको प्रेस करेंगे शेप में, तो वो फॉर्म हो जाएगा। हम उसको इतना एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, पेट्रोल वैसे ही बहुत महंगा है यार। कोल जलाने पे अब दुनिया चिल्लाती है, ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग, खुद ने बहुत जला लिया। अच्छा, आगे। मशीन का मतलब है कि हम उसको फिनिशिंग दे सकते हैं क्या? क्योंकि कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो बहुत हार्ड होते हैं, अगर हम उन्हें फिनिशिंग दे रहेंगे तो हमारे फिनिशिंग टूल्स को डैमेज कर देंगे, तो उनकी प्रॉपर्टीज को कुछ चेंज करके हम उन्हें मशीन कर सकते हैं। बट वो उनको चेंज कितना करना है और क्या प्रॉपर्टीज हैं ये भी हमें स्टडी करनी पड़ती है, तो प्रॉपर्टीज हमें आ जाता है। वेल्डेड, ऑब्वियसली अगर तुम उसको जरा सा हीट करोगे और हीट करते ही वो बह गया, मतलब आप सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड को वेल्ड नहीं कर सकते, उसको आपको मतलब सोल्डर ही करना पड़ेगा। अगर आपने वेल्डिंग लगा दी तो वो पूरा सर्किट कहाँ बह जाएगा वो फिर आप सोच लेना। और हीट ट्रीटमेंट एक टाइप का ट्रीटमेंट होता है, मतलब मेटल्स की फॉर्मिंग के बाद हम उनकी फिनिशिंग वगैरह के लिए हीट ट्रीटमेंट यूज करते हैं, इन्हें हम बाद में देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज यहाँ से मेन टॉपिक शुरू होता है, मतलब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट में। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि पेपर में ये प्रॉपर्टीज पूछ लेते हैं, कई बार 2 नंबर में, कई बार 3 नंबर में, और कई बार 5 से 6 नंबर में भी पूछ लेते हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज बताओ। अगर 5 से 6 नंबर में पूछेंगे तो बेसिकली प्रॉपर्टीज बतानी होंगी, प्रॉपर्टी नंबर 1 2, और उनके बारे में 1 या 2 लाइन लिखनी होगी बस। अगर 2 या 3 नंबर में पूछा होगा तो वो एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी पूछेंगे, एक या मैक्सिमम 2 स्पेसिफिक प्रॉपर्टी पूछेंगे। ठीक है, और उनके बारे में फिर आपको 3 से लगभग 3 लाइन तो लिखनी ही है, 3 से 4 लाइन लिखो तो और अच्छा है। 3 से 4 लाइन का मतलब है कि आप उन प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर दो, ठीक है, और दो मटेरियल्स के बीच में उन प्रॉपर्टीज को कंपेयर कर दो, या कोई और गिव एन एग्जांपल, कोई एग्जांपल दे दो, तो उससे वो अच्छे से इलाबोरेट हो जाएगा। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है इलास्टिसिटी। ये क्या होती है? हम किसी भी मटेरियल को कितना खींच सकते हैं, उसमें कितना स्ट्रेस हम डेवलप कर सकते हैं उसे खींचकर, इस पॉइंट तक कि वो अपनी ओरिजिनल शेप रिगेन कर ले। जैसे कि मान लो मैं रबर का एक रबर बैंड लेता हूं मैं, और रबर बैंड को मैं खींचता हूं तो छोड़ने पर, रिलीज करने पर अपनी वो वापस शेप रीगेन कर लेगा। बट अगर ऐसा ही मैं एक मैकेनिकल प्रेस के या मैकेनिकल डक्टिलिटी मशीन के थ्रू अगर मैं, या वायरिंग मशीन के थ्रू अगर मैं किसी मेटल के साथ करता हूँ, तो शायद वो अपनी शेप वापस नहीं ले पाएगा। तो ये एक प्रॉपर्टी है जो काफी, मतलब काफी प्रोसेस में इंपॉर्टेंट है। इसमें एक जो मेन कैच है वो हम थोड़ी देर में देखेंगे। इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूविंग द एक्सटर्नल अप्लाइड लोड। ये नहीं बोलेंगे खींच के छोड़ दिया तो वापस रबड़ चली जाएगी, नहीं भाई, उस पर नंबर नहीं मिलेंगे, आपको थोड़ी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। आफ्टर रिमूविंग द एक्सटर्नल अप्लाइड लोड, if the material does not regain its original shape and size and deformed plastically, then that property of material is known as plasticity। क्या होता है कि अगर मैं रबड़ खींचता ही जाऊं, मान लो ये रबड़ है और इसको मैंने खींचना शुरू किया, और मैं खींचता ही जाऊं, खींचता ही जाऊं, खींचता ही जाऊं, तो एक पॉइंट पे आने के बाद रबड़ अपनी मैक्सिमम स्ट्रेस में, स्ट्रेस स्ट्रेन गेन करके एक पॉइंट पे वो ब्रेक हो जाएगी। और ब्रेक होके फिर अब वो ऐसी स्टेट में पहुंच गई जहां से वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप रीगेन नहीं कर पाएगी। उस पॉइंट को जहां पे ये रबड़ ब्रेक हो गई, उस पॉइंट पे से हमने ज्यादा लोड लगाया, तो हमने इसको इलास्टिसिटी नहीं प्लास्टिसिटी में कन्वर्ट कर दिया। इसकी वो प्रॉपर्टी फिर प्लास्टिसिटी कहलाएगी। प्लास्टिसिटी और इलास्टिसिटी का जो ग्राफ है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का, यहाँ देखना, ठीक है जी। स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, मैंने मटेरियल को एक्सटर्नल एक्सटर्नल लोड मटेरियल पे अप्लाई करना शुरू किया, ठीक है, यहाँ तक अप्लाई किया, ये मेरी इलास्टिक लिमिट है, इलास्टिक लिमिट, ठीक है जी। इलास्टिक लिमिट से अगर मैंने ज्यादा इसे डिफॉर्म किया, एक्सटर्नल लोड इस पे लगाया, तो ये हल्का सा डिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है जी। हल्का सा डिफॉर्म होके, और फिर मैंने इससे भी ज्यादा लोड लगाया, तो फिर ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है जी। अब अगर इसके बाद मैं इसे एक्सटर्नल अप्लाइड लोड इस पे लगाना लगूं, एक्सटर्नल लोड इस पे और लगाते जाऊं, लगाते जाऊं, लगाते जाऊं, तो इस पॉइंट के बाद इसको बोलेंगे प्लास्टिक लिमिट,
ठीक है। प्लास्टिक लिमिट से अगर मैंने एक्सटर्नल लोड एक्सीड कर दिया तो ये ऐसी शेप रिगेन नहीं कर पाएगा जहां से मैं ओरिजिनली चला था। ठीक है। इसे कहते हैं प्लास्टिक डीफॉर्मेशन। ठीक है। मान लो एक स्टील की वायर है, मतलब रॉड और वायर के बीच की थोड़ी सी मोटी वायर है। मैंने उसे इस तरफ से खींचना शुरू किया, यहाँ से फिक्स करके। मैंने लोड लगाया लगाया लगाया, और लोड लगाते लगाते मैं इसको ऐसी लिमिट पे ले गया कि अब ये इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रेस है, इंटरनल स्ट्रेन है, उससे एक्सीड कर गया ये स्ट्रेस। तो ये प्लास्टिकली डिफॉर्म हो जाएगा, और प्लास्टिकली डिफॉर्म होकर ये फिर अपनी ओरिजिनल शेप रीगेन नहीं कर पाएगा। मान लो ये 100 न्यूटन के फोर्स पर डिफॉर्म होगा, मैंने इसको 90 न्यूटन के फोर्स तक खींच के छोड़ दिया तो ये अपनी ओरिजिनल शेप साइज में रहेगा। बट अगर मैंने उससे लोड एक्सीड कर दिया तो उसके बाद ये प्लास्टिकली डिफॉर्म हो जाएगा, गेट्स डिफॉर्म्ड प्लास्टिकली। एंड देन प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इज नोन एज प्लास्टिसिटी। तो ये दोनों प्रॉपर्टी शायद आपको क्लियर हो गई होंगी अब तक। मूविंग ऑन नेक्स्ट, द लोड अप टू विच द मटेरियल रिमेन इलास्टिक इज द इलास्टिक लिमिट। हमने स्टडी किया अभी ग्राफ में कि इस लिमिट तक जब तक ये डिफॉर्म नहीं हो रहा, ये है जी इलास्टिक लिमिट। ठीक है जी। इसके बाद ये हुई जी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के बाद ये आ गई जी प्लास्टिसिटी, रीजन ऑफ प्लास्टिसिटी। तो इस ग्राफ में मेजर 3 रीजन्स बनते हैं। द डिफॉर्मेशन और स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड विद इन द इलास्टिक लिमिट इज प्रोपोर्शनल टू द लोड और स्ट्रेस, इज नोन एज द हुक्स लॉ। काफी सालों से ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया, बट फिर भी आपको याद रख लेना चाहिए। हुक्स लॉ, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, या सिग्मा इक्वल्स ई बीटा। ई इज नोन एज द इलास्टिक मॉडुलस ऑफ द मटेरियल। अब इसकी डेप्थ में जाने की हमको जरूरी नहीं है, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, उनकी हायर क्लासेस मतलब ज्यादा ईयर में आएंगे। When the load exceeds the elastic limit, the deformation produced is permanent. अगर इलास्टिक लिमिट से हमने ज्यादा लोड लगा दिया तो डिफॉर्मेशन परमानेंट है। दिस इज कॉल्ड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। हुक्स लॉ इज नो लॉन्गर वैलिड इन द प्लास्टिक रीजन। हुक्स लॉ तभी तक वैलिड है जब तक आप इलास्टिक रीजन में हो। अगर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो गई फिर हुक्स लॉ वैलिड नहीं है, वो गारंटी नहीं देता। हुक्स भाई साहब ने कह दिया कि भाई देखो, अगर तुमने ज्यादा दबाया या ज्यादा खींचा तो हम नाराज हो जाएंगे, फिर हमारा लॉ काम नहीं करेगा। सेकंड प्रॉपर्टी पर अगर हम आते हैं तो वो है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ इज द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय मटेरियल। ये लाइन लिख देना भाई, इसके पूरे नंबर मिलेंगे, मैं लिखा था मेरे को मिल गए थे। स्ट्रेंथ इज द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय मटेरियल व्हेन सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल लोडिंग। अब मान लो एक लोहे की रॉड है, ठीक है, और एक जो हमारा प्लास्टिक का फ्लेक्सिबल स्केल आता था ना, अभी भी आता है शायद, हमने तो उसको मतलब बहुत बेंड किया बेचारे को, बिल्कुल सर्कल ही बना देता हम उसका। तो जो लोहे की रॉड है, बहुत मोटी रॉड मान लो जो घरों में लगती है, मैं उसको बेंड करना चाहूँ, ठीक है, तो जित मतलब उसको मैं बेंड नहीं कर पाऊंगा ना। उसको बेंड करने के लिए मुझे एक मैकेनिकल प्रेस चाहिए या मुझे हथौड़ा चाहिए। और वहीं अगर वो प्लास्टिक का रबड़ स्केल है, मैं उसको अपने हाथ से ही बेंड कर दूंगा। कहने की बात यह कि लोहे की रॉड में द आयरन रॉड हैज मोर स्ट्रेंथ देन द प्लास्टिक स्केल और द रबड़ रॉड, बिकॉज इट ऑफर्स ग्रेटर रेसिस्टेंस टू द एक्सटर्नल लोडिंग। अब तो क्लियर है, आगे। सो स्ट्रॉन्गर द मटीरियल द ग्रेटर द लोड इट कैन विथस्टैंड। बाइक हम प्लास्टिक की या रबड़ की नहीं बना सकते, बाइक बनाने के लिए हमें लोहा चाहिए। ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ लोड अप्लाइड, द स्ट्रेंथ कैन बी टेंसाइल, कंप्रेसिव, शियर और टॉर्शनल। टेंसाइल हो गया कि मैं दोनों तरफ से पकड़कर अगर किसी भी मटेरियल को आउटवर्ड खींच रहा हूं, ठीक है जी, इस मटेरियल को मैं दोनों साइड से पकड़ के आउटवर्ड खींच रहा हूं, तो जो इसकी अंदर की स्ट्रेंथ होगी, जो स्ट्रक्चर होगा इसका, जो स्ट्रेंथ इसको खिंचाव से रोकेगी, वो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी। ठीक है। दिस इज द टेंसाइल स्ट्रेंथ। अगर मैं सेम ऑब्जेक्ट को दोनों साइड से, यहां से या फिर यहां से दो ऑपोजिट एंड से मैं उसको इंटरनली प्रेस करूंगा, तो इस फोर्स को रेसिस्ट करने की जो इसमें टेंडेंसी होगी, वो मेरी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी। ठीक है जी।
टेंसाइल और कंप्रेसिव के बीच में मेन डिफरेंस ये हो जाएगा कि मेटल्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ, फॉर एग्जांपल स्टील की टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होती है, बट अगर कोई मेरे पास ब्रिटल मटेरियल है जैसे ग्लास है, तो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी बहुत बड़े डेटा सेंटर की बात करते हो, तो डेटा सेंटर की जो रैक्स होती हैं उनमें जो शेल्फ्स होती हैं, शेल्फ्स में जहाँ पे आप स्विचेस की स्टेबिलिटी को आप एनहांस करने के लिए उनका प्लेटफॉर्म बनाते हो, वो आप ग्लास का बनाते हो, मतलब रीइंफोर्स्ड ग्लास होता है, फाइबर ग्लास। तो उस फाइबर ग्लास में बहुत हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, तो वो भारी भारी उन कंपोनेंट्स को भी, अपना खुद का वेट बहुत लाइट होने के बावजूद भी, उन भारी भारी कंपोनेंट्स को और मशीनरीज को वो आराम से वहां पे प्लेस करके रख लेता है बहुत सालों तक। और ये जंग नहीं खाता, तो बहुत सालों तक आपको उसको साफ करने की भी जरूरत नहीं है, आपको उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेटा सेंटर्स और जो बहुत बड़े 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 आपके पास इंफॉर्मेशन सेंटर्स होते हैं, वहां पर आप कई सालों में तो उनको रीबूट करते हो, और उनको माइग्रेट करने में तो लगभग 10 15 20 सालों का टाइम कम से कम लगता है। एक साइट से दूसरी साइट अगर आप उन्हें ट्रांसफर कर रहे हो, तो वो आप आज नहीं 20 साल बाद ही करोगे। हाँ, बहुत जल्दी से ट्रांसफर कर लोगे, डाउन टाइम बहुत कम होता है, उसको और कम किया जा रहा है, बट आप बहुत जल्दी से ट्रांसफर कर लोगे तो उनकी मेंटेनेंस अपने आप, मतलब अपने आप तो कैसी होगी, उनकी मेंटेनेंस हम अच्छे से नहीं रख पाते, और उसका हेडेक हमको ना हो कि अगर हमने आयरन की बना दी तो हल्का सा मॉइस्चर लगते ही वो जंग खाने लगेगी, फिर हमारे कंपोनेंट्स भी खराब होंगे, और बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे। शेयर स्ट्रेंथ होती है, शेयर या टॉर्सनल स्ट्रेंथ एक ही होती है, इसके दो नाम है। ठीक है, किसी भी मटेरियल को अगर हम एक पॉइंट फिक्स करके रोटेट कर रहे हैं उसी पॉइंट के अबव, तो वो टॉर्शनल या शियर स्ट्रेंथ हो गई। शियर स्ट्रेंथ में मतलब बस इतना है कि हम अगर उसको दोनों साइड से बेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो शियर में आ गया, और रोटेट कर रहे हैं तो टॉर्शनल में आ गया, बट मोर ओवर एक ही चीज है। नेक्स्ट, द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट एनी मटेरियल कैन विथस्टैंड बिफोर डिस्ट्रक्शन इज कॉल्ड द अल्टीमेट स्ट्रेंथ। अगर हम इसका स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ देखते हैं, ठीक है जी, इस पॉइंट तक इलास्टिक लिमिट है, इसके बाद प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हुई, ये प्लास्टिक लिमिट है, और प्लास्टिक लिमिट भी भाई एक जगह खत्म ही होगी, तो प्लास्टिक लिमिट भी एक जगह खत्म हो गई, और यहाँ पे ये टोटल डिस्ट्रॉय हो गया। तो ये हो गया जी पॉइंट ऑफ अल्टीमेट डिस्ट्रक्शन। इसको बोलते हैं जी अल्टीमेट स्ट्रेंथ। इस मटेरियल में इतनी स्ट्रेंथ थी, यहाँ जाके ये टूट गया। कुछ मटेरियल है जिनकी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन पे अल्टीमेट स्ट्रेंथ आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल ग्लास। ठीक है जी, ग्लास की ग्लास को अगर हम उसकी इलास्टिक लिमिट से ज्यादा लोड करेंगे, तो वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी आ जाएगा, डायरेक्ट टूटेगा फिर वो। ठीक है जी। नेक्स्ट, स्टिफनेस। द रेसिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल टू डिफ्लेक्शन इज कॉल्ड स्टिफनेस और रिजिडिटी। रेसिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल टू डिफ्लेक्शन मतलब, मैंने दो मटेरियल्स की रॉड ले ली, एक स्टील, एक एल्यूमिनियम। ठीक है जी, दोनों की रॉड पे अगर मैं सेम, मतलब रॉड के दो एंड से बीच में मैंने इसको फिक्स कर दिया, यहाँ पे मैंने इसको फिक्स कर दिया, और मैं दोनों एंड से इक्वल लोड लगा रहा हूँ, तो ये रॉड बेंड होएगी। कुछ देर के बाद ये रॉड, कुछ स्पेसिफिक लोड अप्लाई करने के बाद ये रॉड इस तरीके से बेंड हो जाएगी। ठीक है जी, यहाँ से फिक्स थी। वो लोड किसका ज्यादा है, यानी इसको रेसिस्ट करने की टेंडेंसी किस मटेरियल की कितनी है, वो स्टिफनेस है। बस, रेसिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल टू डिफ्लेक्शन इज कॉल्ड स्टिफनेस और रिजिडिटी। स्टील इज मोर स्टिफर देन एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की रॉड जल्दी बेंड करेगी क्योंकि एल्यूमिनियम कम स्टिफ होता है, स्टील ज्यादा स्टिफ होता है। स्टील ऑब्वियसली आयरन है, क्रोमियम है, और हमारे पास निकल भी है, तो इन तीनों का जो एलॉय बनता है स्टील, बहुत ही हार्ड होता है, और इसीलिए वो जाना जाता है। स्टील भी काफी सारे टाइप्स के होते हैं, जितना उसमें कार्बन होगा उसी कार्बन परसेंटेज पे हम स्टील को क्लासिफाई करते हैं। आगे बताते हैं जी मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी इज ऑफ अ मटेरियल is its ability to be flattened into thin sheets without cracking by hot working or cold working। किसी भी मटेरियल को मैं लेकर उसे पीट पीट कर मैं उसे चपटा कर दूं एकदम, बस वो मेलिएबिलिटी है। ठीक है जी, हम छठी सातवीं कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं। एल्यूमिनियम, कॉपर एटसेट्रा आर मेलिएबल मेटल्स, ऑब्वियसली हैं, क्योंकि और गोल्ड भी बहुत मेलिएबल है, उसकी जो 1000 एटम्स के विड्थ की
शीट बन जाती है, चांदी की वर्क होती है, गोल्ड की वर्क होती है, मिठाइयों पे लगती है। तो गोल्ड और सिल्वर सबसे ज्यादा मेलिएबल होते हैं। उसके बाद आते हैं एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सभी मेलिएबल मेटल्स होते हैं। मेलिएबिलिटी इज अ कंप्रेसिव प्रॉपर्टी। ऑब्वियसली मैंने यहाँ पर उसको मैलेट पे रखा हुआ है, ठीक है, मेटल के ब्लॉक को, और यहाँ पे मैं हथौड़े से उसको मारे जा रहा हूँ। तो हैमर से बीट करने पर उस पे यहाँ से और यहाँ से रिएक्शन लगेगा, रिएक्शन फोर्स लगेगी, और यहाँ से कंप्रेसिव फोर्स लगेगी। तो इट इज अ कंप्रेसिव प्रॉपर्टी। अब भाई साहब, कांच यानी ग्लास इज नॉट मेलिएबल, नॉट मेलिएबल, ठीक है जी। मेलिएबिलिटी इज अ कंप्रेसिव प्रॉपर्टी। मेलिएबिलिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो मेलिएबिलिटी बढ़ जाएगी ऑब्वियसली। ठंडा लोहा कौन पीटता है? लोहा गर्म करके हथौड़ा मारा जाता है ना। नेक्स्ट अप इज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी है जिससे हम उसको थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ तक ना, जब तक मैंने ये नहीं पढ़ा था तब तक मुझे हमेशा कंफ्यूजन रहती थी कि भाई हम मेलिएबिलिटी में भी उसको पतला कर रहे हैं, डक्टिलिटी में उसकी वायर बना रहे हैं, ड्रॉन इनटू वायर्स, तो फर्क क्या हुआ? फर्क ये है कि वो कंप्रेसिव प्रॉपर्टी थी और ये टेंसाइल प्रॉपर्टी है। मतलब यहाँ पे हम मेटल को एक पॉइंट पे फिक्स करके दूसरे पॉइंट से खींचते हैं, ठीक है, तो उसकी बहुत पतली सी वायर्स निकल जाती हैं। और जितने फोर्स से खींचते हैं वो वायर निकलती रहती है, और आगे एक रोलर लगा देते हैं, उस रोलर पे हम वायर को लपेटते रहते हैं। बस पूरे मटेरियल की वायर हो गई, वायरिंग हो गई। तो इस तरीके से हम वायर्स ड्रॉ करते हैं किसी मटेरियल की। डक्टिलिटी ऑफ अ मटेरियल इज द प्रॉपर्टी due to which it can be drawn into wires on application of tensile load. Again, gold is the most ductile material. उसकी 1 ग्राम गोल्ड में से आप 1 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हो। माइल्ड स्टील इज अ डक्टाइल मटेरियल। माइल्ड स्टील डक्टाइल है, कार्बन स्टील डक्टाइल नहीं है, टूट जाता है, ठीक है। द डक्टिलिटी डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। ऑब्वियसली भाई, अगर आप किसी चीज को खींच रहे हो, अगर मैं इस मेटल को यहाँ से खींच रहा हूँ और इसकी वायर बन रही है, और मैं यहाँ से गर्म करूँ, तो वायर तो और पतली हो गई, तो खींचने पे तो वो यहाँ से टूट ही जाएगी। तो डक्टिलिटी और मेलिएबिलिटी में दो डिफरेंस ये हैं कि डक्टिलिटी इज अ टेंसाइल प्रॉपर्टी, मेलिएबिलिटी इज अ कंप्रेसिव प्रॉपर्टी। मेलिएबिलिटी इज अ कंप्रेसिव प्रॉपर्टी। सेकंड डिफरेंस ये है कि डक्टिलिटी डिक्रीजेस ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर, मेलिएबिलिटी इंक्रीजेस ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है जी। कमिंग अप नेक्स्ट इज द ब्रिटलनेस। अब ब्रिटलनेस भाई साहब और कुछ नहीं, कोई मटेरियल कितना जल्दी टूट सकता है एक्सटर्नल लोड लगाने पर, यही सब है। ब्रिटलनेस ऑफ अ मटेरियल इज द प्रॉपर्टी ऑफ ब्रेकिंग विदाउट मच परमानेंट डिफॉर्मेशन। मतलब जैसे मैंने बताया था, अगर मैं कांच का एग्जांपल लेता हूँ, तो वो इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करते ही अल्टीमेट स्ट्रेंथ पर आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे वो ब्रेक हो जाएगा। अगर मैं कांच का ग्लास लेता हूँ, और मैं कांच के इस सुंदर से ग्लास में, अगर मैं इसको, अगर मैं कांच के सुंदर से ग्लास को मैं लोड अप्लाई करूं, तो जितना इसकी स्ट्रेंथ है उतना तो ये विथस्टैंड करेगा, बट उसके बाद ये सीधे क्रैक हो जाएगा, मेरा कप टूट जाएगा, ठीक है जी। ऐसे कुछ चीथड़े मिलेंगे इसके, हाथ में मत तोड़ लेना। देयर आर मेनी मटेरियल्स विच ब्रेक और फेल बिफोर मच डिफॉर्मेशन, सच एज ग्लास, कास्ट आयरन, चौक, एटसेट्रा। चौक, आप जानते हो चौक तो कई बार बोर्ड पे लिखते लिखते प्रेशर ज्यादा हो गया तो टूट जाती है। कास्ट आयरन, सीआई बोलते हैं इसको शॉर्ट में। कास्ट आयरन एक ब्रिटल मटेरियल है। हमने देखा था कि माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन भी एक टाइप का स्टील टाइप ही है, अलग मतलब अलग है थोड़ा सा, उसमें कार्बन कंटेंट बहुत हाई होता है। तो किसी भी मटेरियल में अगर कार्बन कंटेंट हाई है, कार्बन कंटेंट अगर किसी मटेरियल में हाई है, तो वो ब्रिटल होगा, ठीक है जी। कार्बन कंटेंट लो है तो वो डक्टाइल होगा, डक्टाइल एंड मेलिएबल। कास्ट आयरन इज पार्ट मेलिएबल, लेकिन इट इज ब्रिटल, वो जल्दी से टूट जाता है।
कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अ ब्रिटल मटेरियल इज हायर। अब मैंने आपको बताया था कि डेटा सेंटर्स में हम जो यूज कर रहे हैं वो हम यही सब यूज कर रहे हैं, मतलब रीइंफोर्स्ड फाइबर और ग्लास यूज करते हैं ताकि उसकी स्ट्रेंथ बनी रहे। टफनेस, टफनेस इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट अ मटेरियल कैन absorb बिफोर एक्चुअल फ्रैक्चर। तो टफनेस बेसिकली ये है कि उस मटेरियल की फ्रैक्चर विदस्टैंड करने से पहले कितनी स्ट्रेंथ है, वो हमारी टफनेस है। इसको बस याद कर लेना, टफनेस इज द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट अ मटेरियल कैन एब्जॉर्ब बिफोर एक्चुअल फ्रैक्चर और फेलियर टेक्स प्लेस। ठीक है, तो मतलब अल्टीमेट स्ट्रेंथ तो इसकी स्ट्रेंथ हो गई मटेरियल की, और कितनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर सकता है एक्सटर्नल लोड से उस स्ट्रेंथ को बैलेंस करने के लिए, तो वो हो गई हमारी टफनेस। ठीक है, टफनेस इज एन इंटरनल प्रॉपर्टी। टफनेस इज ऑल्सो रेसिस्टेंस टू शॉक लोडिंग। जैसे कि मान लो बाइक में हमारे जो शॉकर्स होते हैं वो इस टाइप के होते हैं, स्प्रिंग शॉकर्स होते हैं। ठीक है, अगर बिल एकदम से ब्रेक लगाते हैं तो शॉक आता है, शॉक हॉरिजॉन्टली आता है, उसका रिएक्शन हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, तो ये अपने ऊपर लोड ले लेता है, जो हमारा शॉकर होता है, शॉक एब्जॉर्बर होता है जो स्प्रिंग लगा होता है, वो अपने ऊपर लोड ले लेता है और वो कंप्रेस हो जाता है। कुछ टाइम के लिए वो कंप्रेस हो जाता है, और फिर जब वापस रिएक्शन ग्राउंड से, जब बाइक पे रिएक्शन नॉर्मल हो जाता है और रिएक्शन जब कैंसिल आउट हो गया इसके कंप्रेस होने से, तो ये वापस अपनी शेप में फॉर्म, मतलब अपनी शेप में वापस आ जाता है, अपनी शेप रीगेन कर लेता है। टफनेस इज ऑल्सो मेजर्ड बाय इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन। इसको बोलते हैं आइजोड टेस्टिंग मशीन। आइजोड टेस्टिंग मशीन, किसी भी मटेरियल की स्ट्रेंथ या टफनेस देखनी हो ना, कितनी टफनेस है, तो एक यहाँ पे मटेरियल लगा के रख देते हैं, इसे बोलते हैं कैंटिलीवर। ये सब जरूरी नहीं है बट मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ क्योंकि कई बार मैकेनिक्स में ये इन्फॉर्मेशन काम आती है, और मैकेनिकल वाले जो लोग हैं उनके तो ये काम आने ही वाली है। तो कैंटिलीवर, इसको हम फिक्स कर देते हैं किसी मटेरियल को, और कैंटिलीवर फिक्स करने के बाद हम ऊपर से एक हैमर ड्रॉप करते हैं। ये हमने इसको यहाँ फिक्स कर दिया कैंटिलीवर, और यहाँ पे एक चेन से हैमर लगा होगा, इस हैमर को हम यहाँ से रिलीज कर देंगे, ये हैमर जाके इस पे स्ट्राइक करेगा, और यहाँ पे रीडिंग लेने के लिए एक मशीन लगी होगी, इसको देख रही होगी। ठीक है, कितनी स्ट्रेंथ के बाद ये ब्रेक हुआ इस हैमर से, इस रिलीज्ड हैमर से, यहाँ से हैमर रिलीज किया, यहाँ के इम्पैक्ट हुआ, और इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन से हमने इसकी रीडिंग ले ली, किसकी, टफनेस की, किसी मटेरियल के टफनेस की। इट इज एन इंटरनल प्रॉपर्टी। डायमंड इज द हार्डेस्ट मटेरियल बट नॉट द टफेस्ट मटेरियल। अगर एक जगह डायमंड को भी, कैसे बनता है भाई डायमंड, भाई डायमंड मान लेना, अगर एक जगह डायमंड को भी तुम स्ट्राइक करते जाओगे तो बहुत तेज पानी की धार भी इसे तोड़ सकती है। ठीक है, कमिंग अप नेक्स्ट एंड द लास्ट प्रॉपर्टी, क्या भाई, हार्डनेस। हार्डनेस इज क्लोजली रिलेटेड टू स्ट्रेंथ। मतलब हार्डनेस और स्ट्रेंथ एक जैसी लगती है कि स्ट्रेंथ और हार्डनेस दोनों सरफेस से अंदर जाती है, बट हार्डनेस इज अ सरफेस प्रॉपर्टी और स्ट्रेंथ इज एन ओवरऑल प्रॉपर्टी। टफनेस इज इंटरनल प्रॉपर्टी। हार्डनेस इज द अबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रेसिस्ट स्क्रैचिंग, इंडेंटेशन एंड पेनिट्रेशन। अगर किसी भी मटेरियल का सरफेस है तो उस पर अगर मैं स्क्रैच लगाने की कोशिश करता हूँ, वो स्क्रैच को रेसिस्ट करने की जो उसकी टेंडेंसी है, एबिलिटी है, उसको मैं हार्डनेस बोलूंगा। मैं क्या, उसको हार्डनेस बोलते ही है, एग्जाम में लिखा ना बस। इट इज अ सरफेस प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। बस, तो आज का लेसन बस इतना ही था। हमने आज के लेसन का मैं क्विक रिकैप दे देता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, मैन्युफैक्चरिंग मींस द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट्स। इट कंप्राइजेस ऑफ डिजाइन ऑफ प्रोडक्ट, सिलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस थ्रू व्हिच द प्रोडक्ट विल बी मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है जी, मैन्युफैक्चरिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? इट इज द बैकबोन ऑफ एनी इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन, एंड industrialization is important for the economy because it is a part of economy of any nation. Higher the level of manufacturing activity in a country, higher the standard of living of its people. The class then, what do we manufacture? We manufacture finished products from raw goods. What, how do we manufacture? We choose some materials. The materials we choose are classified into metallic materials and non-metallic materials. So metallic materials are ferrous and non-ferrous materials. Ferrous materials, carbon,
alloys, stainless steel, die steel, tool steel, all these are iron, all these are ferrous materials. Non-ferrous materials, aluminum, copper, nickel, magnesium, superalloys, all these are non-ferrous materials. Then we have non-metallic materials, plastic, composite materials, and ceramics. Plastics and others you can read. Properties of materials. The property is the characteristics of material, either mechanical, physical, or chemical. The properties or the mechanical properties of a material determine whether they can be continued or selected for a specific manufacturing process or not. Different types of mechanical properties of a material are as follows: elasticity, strength, its stiffness. The resistance of a material to deflection is called stiffness or rigidity. Example, steel is stiffer than aluminum. Malleability, ductility. Then comes brittleness. The brittleness of a material is the property of breaking without much permanent deformation. Toughness is a measure of the amount of energy that a material can absorb before actual fracture or failure takes place. Hardness. Hardness is closely related to strength. It is the ability of a material to resist scratching, indentation or penetration. That's it. आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं.